अब देखिए, जो आज का संविधान का पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले पुरानी जो भी चीजें हैं, संविधान चला कैसे है, थोड़ा सा 2 मिनट उसको रिवाइज कर लिया जाए, ताकि जब आप इस क्लास को पढ़ेंगे ना, आपके लिए समझना बेहद ही आसान रहेगा। समझिएगा मेरी बात को। संविधान जो है हम लोग शुरू किए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है, जो कि संवैधानिक इतिहास का एक पार्ट था। 1773 से शुरू हुआ था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यहां पर आकर के संवैधानिक इतिहास पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद क्या था? संविधान की समितियां गठित हुई थी। क्या चीज? संविधान की समितियां बनी थी, तमाम मंत्रिमंडल बने, अंतरिम मंत्रिमंडल उसके पहले था, फिर एक आपका स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था। तो संवैधानिक समितियां, उसके लोग, इन सब के बारे में पढ़ा गया। अब जब ये समिति 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने समय तक काम कर ली, एक तो मोटी सी किताब तैयार कर दी, एक मोटी सी किताब बना करके सभी भारतीयों को दे दी। हमारे स्वतंत्र भारत के जितने लोग हैं सबको एक मोटी सी किताब सौंप दी, लीजिए ये आपका जो है अधिकार है, लाइफ में आपके 50 पीढ़ी के बाद भी जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप उसका सलूशन इस मोटी किताब में खोजिएगा। ये हमारी समिति की थी। तो इतना तो हम लोग कंप्लीट किए थे वहां से। फिर उसमें जो पहला चैप्टर था, उस मोटी किताब का जो पहला चैप्टर था, जिसे कि उद्देशिका या प्रस्तावना कहा गया। क्या था? उद्देशिका या प्रस्तावना, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को पेश किया गया था, है कि नहीं? तो बात आती है उद्देशिका में था क्या। जैसे हम संविधान जो तैयार किए हैं, किसके लिए किए हैं? एक देश के लिए किए हैं, हम अपने भारत देश के लिए किए हैं। तो जो पहला चैप्टर उस किताब का था, उस किताब का जो संविधान की किताब है, वो जो संविधान की किताब है, उसका जो पहला अध्याय था वह पूरे तरीके से इस भारत देश के लिए था। समझ रहे हो? तब जाकर के उसके लोगों के लिए बनेगा। इसमें क्या था? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता जो है, मतलब पूरा इसके जो अधिकार है इस भारत देश के, उसके बारे में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में बताया गया था, जो कि इसके जस्ट पहले पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। मुझे लगता है संविधान कैसे चला, कहां पर आया, आप इसको समझ गए होंगे अगर पुरानी चीजें पढ़े होंगे तब। अब देखिए, ये जो आज का संविधान है, हमारी मोटी किताब में टोटल 22 भाग थे। आज हम पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। यहां से हमें टोटल 25 चैप्टर पढ़ने हैं, 25 अध्याय, जिसमें 460 से भी ज्यादा अनुच्छेद आपको मिलेंगे। भाई 395 को हटा दीजिए, संशोधन संशोधन संशोधन, कई बार 370 का संशोधन, 3 तलाक का संशोधन, बहुत से संशोधन हुए, राज्यों के पुनर्गठन का संशोधन, तमाम संशोधन, समय समय पर पंचायती राज का संशोधन, न जाने कितने संशोधन हुए। उसके बाद आज हमारे जो अनुच्छेद हैं 395 की बजाय 460 से भी अधिक हैं, जो कि पहले 22 भाग में डिवाइड थे, आज के मौजूदा समय में 25 भाग में डिवाइड है। तो ओवरऑल हमें 25 अध्याय पढ़ना है। आज उसका पहला दिन, पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय में टोटल 4 टॉपिक हैं, जिसे हम अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, मेरी बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। आज जो है 25 चैप्टर का पहला चैप्टर है, जिसे हम भाग 1 कहते हैं। मूल रूप से 22 चैप्टर थे, बाद में 3 संशोधित हुए और 4 संशोधित हुए, एक उसमें से निकाल दिया गया, तो कुल मिला जुला करके आपका आज के समय में 25 है। समझ रहे हैं? तो इसमें 4 अनुच्छेद है क्या? अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस अपने दिमाग से आप खुद से सोचिए, आप खुद से सोचिए कि ये जो भाग है संविधान का, उसका पहला अध्याय है, तो इसमें क्या चीजें लिखी गई होंगी? आप खुद से सोचिए। मतलब एक होता है ना कि कभी कभी व्यक्ति को आंसर नहीं मिलता है, मगर वो सोचता है ना, तो उसके सोचने से उसकी कैपेसिटी पता चलती है, उसका आईक्यू लेवल सोचने का क्या है। जैसे हम आपसे कह दिए कि संविधान के जो भाग बने हैं, नियम कानून कायदे, उसका आज पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में टोटल 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4। इन 4 अनुच्छेदों को पढ़ना है। आप बताइए किनके बारे में हो सकता है?
बेसिक नॉलेज अपना लगाइए। आप कहेंगे भारत के बारे में होगा, उसके राज्यों के बारे में होगा। कोई भी देश है भाई, किसी भी देश के इतिहास को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले वर्तमान इतिहास को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके राज्य कितने, मतलब कितने भागों में उसको बांटा गया है। विज्ञान पढ़ेंगे आप तो कहेंगे विज्ञान कितने भाग में डिवाइड है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, पता नहीं कौन कौन सी विज्ञान है। तो आप सबसे पहले उसके खंडों को पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हम भारत और उसके राज्यों का जो विभाजन है, जो तौर तरीके हैं भारत को बांटना, इस भारत देश को कैसे किस प्रकार से बांटा जा सकता है, वह किस में पढ़ा जाएगा, भाग 1 में। ठीक है ना, समझिएगा। देखिए वन लाइनर तो सब पढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है कि हम जब से पढ़ाना शुरू किए हैं स्टूडेंट आ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी हमारा दिमाग खराब होता रहता है, मन करता है पढ़ाएं न पढ़ाएं, मगर कुछ स्टूडेंट लगे हुए हैं तो मुझे लगता है नहीं पढ़ाना चाहिए, कम से कम ये तो पढ़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि देखिए आप पढ़िए बस, बाकी आप कहीं कोचिंग से कहा कैसे पढ़ रहे हैं आप खुद एक बार जैसे जो पढ़ लेता है ना वो जान जाता है कि नहीं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। स्टूडेंट आ नहीं रहे उसका दुख रहता है हमें, मगर फिर भी लगे हैं, पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे। समझिएगा भाग 1 है क्या, वन लाइनर तो सब लोग रखते हैं। हम चाहते हैं आप लोग ना उनको वन लाइनर वालों को सिखाएं और उनसे पूछें, ठीक है ना। भारत राज्यों का एक संघ होगा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, कोई मनमानी नहीं करेगा। फिर क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को कई राज्यों में बांटा जा सकता है। मेरी बात को आप समझे, जैसे आप कोनो चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक है तो आप उसका पहले जो सार है, जो उसका मेन जड़ है, उसे पढ़ते हैं। भारत है, क्या है, भारत है तो सब लोग जानते हैं कि भारत कई राज्यों से मिलकर के बना है। बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है कि नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं जिनसे मिलकर के भारत बना हुआ है। संगठन में ही शक्ति होती है, एक बोला जाता है कि संगठन में शक्ति होती है, वही संगठन एक संघ है, वही संगठन उसको कह लीजिए या संघ कह लीजिए। संघ का मतलब होता है कई लोगों का आपस में मिलना। अब भारत कई राज्यों का एक संघ है, यानी कि कई राज्यों को मिला दिया गया है, तब हमारा एक भारत बना है। यह किसमें है, पहले अनुच्छेद में। अब इसमें यह कह दिया कि भाई भारत है जो कई राज्यों का संघ है, मगर अब पश्चिम बंगाल कहे कि हम अपने मन बांग्लादेश में जाके मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर कहे कि हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश कहे कि हम चीन में चले जाएंगे, तो उसकी मजाल है कि अपने मन में चला जाएगा, उसकी मजाल है कि वो चला जाएगा, तुरंत सेना लगा देगी सरकार, उलट देगी। मेरी बात को आप समझे। तो जब भारत राज्यों का एक संघ है, एक संगठन है, एक उसकी ताकत है, उस ताकत को कोई भी राज्य अकेले नहीं छीन सकता। छीनेगा तो फिर सेना उसको छीन देगी बढ़िया से। समझ रहे मेरी बात को। वही कह रहा कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी राज्य कतई मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इसमें क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को कई राज्यों में बांटा जा सकता है। ये तो बात अलग हो गई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कैसे बट गए, फिर उसके बाद बिहार से झारखंड बटा, गुजरात से जो है महाराष्ट्र, मुंबई आधा कुछ कट करके बना है, उसके बाद आप यूपी से उत्तराखंड बना है। समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसे जो भारत के कई राज्य हैं उनको क्या है कि संसद कुछ खंडों में तोड़ सकती है। फिलहाल में बात होती है ना कि उत्तर प्रदेश को कई खंडों में बांट देना चाहिए, नॉर्मल तौर पर 5 खंडों में कहा जाता है। रीजन क्या है, जैसे कि अगर एक बड़ा सा भूखंड है, एक आगरा से लेकर के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली का बॉर्डर है, वहां से लेकर के बिहार तक यूपी हमारा ऐसे लंबा तंबा फैला हुआ है पूरा पश्चिम तक। अगर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पश्चिम के बनेंगे तो पश्चिम का विकास करेंगे, पूरब के बनेंगे पूरब का विकास करेंगे। हर नेता मंत्री कोई भी रहता है ना, सब सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। और ऐसे में अगर राज्यों को तोड़ दिया जाए छोटे छोटे खंड में, तो उतना छोटा मोटा खंड का रहेगा, अपने आप पूरे का विकास करेगा। इस वजह से राज्यों को बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। यह सब किसमें है, आप कहेंगे अनुच्छेद 1 के तहत है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। अनुच्छेद 1 यही कह रहा है
कि भारत का कोई राज्य अपने से अलग नहीं होगा, अपने से कतई अलग नहीं होगा। संसद चाहेगी तो उस राज्य को कुछ राज्यों में डिवाइड कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान में जाके मिल गया, बांग्लादेश में मिल गया। डिवाइड करने का मतलब ये है वह भारत में ही है, बशर्ते उसको बड़े से छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है ना, कोई भी राज्य दूसरे देश में नहीं जाता। अब समझिएगा, तो मुझे लगता है अनुच्छेद 1 क्या है इसे आप बखूबी समझ चुके हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, किसी भी राज्य को अलग होने का कतई अधिकार नहीं है। किसी और देश में जाकर के मिल जाए उसका ये सब चलने वाला नहीं है। स्वतंत्र रूप से अपने आप को एक देश घोषित कर ले, देख दाब देंगे वहीं जब बैठ जाएगा, अपना मनमानी कतई नहीं कर सकता। बस ये है कि भारत की सरकार जो है, जो मंत्रिमंडल है, वह चाहेगा तो उस राज्य को कई खंडों में तोड़ करके नया नया मुख्यमंत्री बैठा सकता है, ताकि सब अपने अपने क्षेत्र का विकास करें। दूसरा समझिएगा, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना, जैसे कि मान लीजिए पीओके है, इस समय पाकिस्तान उस पर अधिकार किया है। संवैधानिक इतिहास जो भी मतलब इतिहास जो है उसके 60 वीडियो का एक खंड हम शुरू करने वाले हैं, जो कि ऐतिहासिक रहेंगे, जिनके बारे में जानकारी जनरली 99% लोगों को नहीं होगी। उसे हम 1 मिनट के 60 वीडियो में लेकर आने वाले, जल्द लेकर के आएंगे। पीओके जैसे पाकिस्तान में है उसको भारत में मिलाना है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? पीओके पाकिस्तान में, उसे भारत में मिलाना है। या अनुच्छेद 2 जो है वो स्पष्ट कर रहा है कि नए राज्यों की जो स्थापना करने का अधिकार, किसकी बात हम कर रहे हैं? अधिकार की बात कर रहे हैं। पहले वाले में सिर्फ विभाजन के बारे में बात हुआ है। अब भाई विभाजन करना है, मान लीजिए किसी का विभाजन करना है, 2 भाइयों के जमीन का बंटवारा करना है। बाबू जिंदा है, बेटवा अपने मन में तो कर नहीं लेगा। नहीं, आप वही बताइए, जैसे कि 2 भाई हैं और उनमें जमीन का बंटवारा करना है और उनके पिताजी जिंदा हैं, तो क्या बेटवा अपने मन में बांट लेंगे? कहने का मतलब ये है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे हमारा भारत है, भारत में एक संसद होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। क्या होती है? संसद। अब कई राज्य, मान लीजिए यूपी और बिहार है। अब मान लीजिए कि यूपी और बिहार है, ठीक है, इसके 2 मुख्यमंत्री हैं। अब ये सोचे कि हम अपना ही में जो है विभाजन कर लेंगे। यूपी बिहार के मुख्यमंत्री सोचे कि चला 4 जिला तू हमके देता, 4 जिला तू हमार लेला। ये यूपी बिहार के मुख्यमंत्री। तो ऊपरिया जो संसद बैठी है लोकसभा राज्यसभा में, वो किस लिए बैठी है? जब यह दोनों आपस में बंटवारा कर लेंगे, कल को लड़ भिड़ भी जाएंगे। और ये जो ऊपर संसद बैठी है, जो जिसे हम कह सकते हैं बाप, पिता का एक दर्जा दे सकते हैं, कि छोटे छोटे जो मुख्यमंत्री हैं, इन मुख्यमंत्रियों को हटाने का, भगाने का सब अधिकार जो है राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक, संसद को, मतलब तमाम तौर तरीके से मुख्य रूप से संसद को है। समझ रहे मेरी बात को? सांसद अलग होता है। सांसद का मतलब कि जो चुन करके संसद में जाता है वो सांसद है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो वही कह रहा है कि नए राज्यों को स्थापित करना है या कुछ राज्यों को बांटना है। या सिक्किम है, सिक्किम का किया कि सहायक के तौर पर 75 में 74 में आ गया भारत में, तो उसकी जो है प्रवेशी सिक्किम भारत में आकर के मिल गया, तो उसे मिलाने जाएगा कौन? आप कहेंगे संसद जाएगी। कौन? संसद। हमारे भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, जैसे कि यूपी से काट करके उत्तराखंड बना लीजिए, बिहार से काट करके झारखंड बना दीजिए, ये जो अधिकार है ओवरऑल किसको दिए गए हैं? आप कहेंगे संसद को। मान लीजिए विकल्प में आ गया, जैसे विकल्प में दे दिया सर्वोच्च न्यायालय, जैसे आप समझिए प्रश्न आ कैसे सकता है, दे दिया सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति विकल्प में दे दिया, लोकसभा दे दिया, फिर उसके बाद सीधे सीधे संसद लिख दिया और कह दिया कि बताइए नए राज्यों का विभाजन या नए राज्यों की स्थापना कौन कर सकता है? तो स्पष्ट तरीके से आपको पता होना चाहिए यह सभी काम संसद करेगी और इस अधिकार को अनुच्छेद 2 के तहत रखा गया है। समझ रहे मेरी बात को? अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ था, उसके बारे में आप जाने। अनुच्छेद 2 में जो है राज्यों का विभाजन और साथ में नए राज्यों का प्रवेश, इन सबका अधिकार संसद को दिया गया। पहले पार्ट के जो 2 अनुच्छेद थे, 4 में से 2 पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए, ठीक है ना।
अब देखिए बाकी जो दो अनुच्छेद बचे हैं, तीसरा और चौथा, समझिएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना वाला जो भी काम है करेगी। अब समझिएगा अनुच्छेद 3 का क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कि नए राज्य का प्रवेश है, सिक्किम को भारत में मिलाना है, या बाई चांस फ्यूचर में पीओके भारत में आके मिला, ऐसे रख लीजिए कोई नया राज्य कहीं और से आकर के मिल रहा है, या आप किसी राज्य का विभाजन कर रहे हैं, बाई चांस फ्यूचर में चल करके उत्तर प्रदेश को 2-3 खंडों में बांट दिया गया, तो संसद यह सब काम करेगी, मगर उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 स्पष्ट कहता है कि संसद यह जो भी काम करेगी उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति हर हाल में लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद साधारण बहुमत से, अब यहां देखिए विवाद उठेगा। अगर आप इस साधारण बहुमत का मतलब समझ गए ना, अपने आप चौथा अनुच्छेद ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या नए राज्यों का गठन, यह सभी काम साधारण बहुमत के तहत होंगे। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अब किसकी सिफारिश पर? आप कहेंगे राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अब बात ये हो गया कि मान लीजिए ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है या नए राज्यों की स्थापना हो रही है, कहीं कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सीमा को लेकर के विवाद हो गया। अब बांग्लादेश 10 गांव अपना देने के लिए भारत को तैयार हो गया। अब भारत क्या किया? पश्चिम बंगाल का कुछ भाग बांग्लादेश को देने के लिए तैयार हो गया। मेरी बात को समझिए। अब जो है पश्चिम बंगाल का जो कुछ भूभाग है वह हमेशा के लिए भारत से अलग हो जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल के कुछ खंडों को काट करके बांग्लादेश को दे रहे हैं, इसका मतलब आने वाले हमेशा के लिए वह भारत का भाग नहीं रह गया। उस खंड के, उस गांव के, उस तहसील जिले के जो भी लोग रहेंगे अब से बांग्लादेशी कहलाएंगे। तो क्या भारत अपनी जमीन को किसी और देश को देगा? तो इसे भी साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। अगर कोई सरकार है नियम लेकर के आती है कि हम पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए साधारण बहुमत ही काफी है? इस पर सुप्रीम कोर्ट सरासर मना कर दी। कहीं जब ऐसी परिस्थिति आएगी कि भारत को अपनी भूमि गंवानी पड़े, वह साधारण बहुमत से कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है आप इस बात को स्पष्ट समझ रहे हैं। समझिएगा, अनुच्छेद 3 में स्पष्ट कह रहा है कि संसद जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर किसी भी राज्य को बना सकती है या किसी भी राज्य को मिला सकती है। तो फिर जो वेरुवाड़ी मामला है, ये जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, एक स्थान है जिसका नाम है वेरुवाड़ी, जो कि पाकिस्तान को 1960 में सौंप दिया गया। कब? पाकिस्तान को 1960 में। समझिएगा मेरी बात को। यह मामला क्या उठा था? वेरुवाड़ी मामले में हुआ क्या था? हुआ ये कि भाई इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एक दावा पेश किया गया कि ये जो है इस खंड को यदि हम पाकिस्तान को सौंपते हैं, अगर मान लीजिए कोई सरकार हो सकता है पाकिस्तान से मिली हुई हो, बाई चांस यह भी तो हो सकता है सरकार पाकिस्तान से मिली हुई हो, तो क्या इतना आसानी से किसी भारत के खंड को किसी और को सौंप दिया जाए? जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है स्पष्ट तौर पर कहीं इसके लिए साधारण बहुमत कतई मान्य नहीं है। पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे संशोधन करना पड़ेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आप कहेंगे अनुच्छेद 4 में। अब एक बात बताइए, संविधान में संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है? हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आप कहेंगे अनुच्छेद 368। कहां है? 368। बेरुवाड़ी मामला जब आया, बेरुवाड़ी स्थान जब पाकिस्तान को सौंपा जा रहा था 1960 में, तब यही मामला उठा था। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए मना की थी कि साधारण बहुमत कतई मान्य नहीं है। इसके लिए 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मेरी बात को आप समझे। और यही जो है आपका अनुच्छेद 4 है कि अनुच्छेद 4 स्पष्ट कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी नियम हैं वो अनुच्छेद 4 में कतई नहीं आएंगे। अनुच्छेद 4 अपने आप में एक अलग से स्पेशल पार्ट है जो कि किसी दूसरे देश को भारतीय भूखंड को बांटने पर आधारित है। देखिए संविधान जो है ना
आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे क्लास में कहे थे कि जो संविधान हम पढ़ा रहे हैं, मार्केट में कोई पब्लिकेशन अपने आप को एनसीईआरटी और परीक्षावाड़ी को छोड़ दिया जाए तो आप घटना चक्र पढ़िए, चाहे किरण पब्लिकेशन, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन को पढ़िए, एक भी पब्लिकेशन हमारे नोट्स के आगे टिकने वाला नहीं है। ये हम पहली क्लास में चैलेंज के साथ बोलते हैं। आप मार्केट की किसी भी बुक को खरीदिएगा, कभी भी किसी किताब को खरीदिएगा, जैसे जैसे हमारा संविधान चल रहा है, संविधान में जानते हैं हम क्या किए, वो जो किताब बनी है, वो जो किताबियां बनी है ना, उसका निचोड़ ले लिए एनसीईआरटी से, परीक्षावाड़ी से, घटना चक्र से, 2-3 पब्लिकेशन से, और पूरी किताबों को मिलाकर के निचोड़ दिए एकदम। आप कहीं किसी पेड बैच में पढ़िएगा, 1000-2000 के बैच में, हम पूरे दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहते हैं आप इसका 60% भी नहीं पाएंगे वहां। आप पढ़ करके देखिएगा, ये हमारी जो मेहनत है वो कह रही है। आप किसी पेड बैच में पढ़िएगा, इस चीज का ना 60% भी आप नहीं पाएंगे। बशर्ते अभी क्या है कि स्टूडेंट जो है समझ नहीं रहे, सबको बस ये रहता है कि सफलता सफलता सफलता। अरे भाई, हम इंजीनियरिंग किए, उसके बाद हमारे पास बीए की डिग्री नहीं है, 3 साल इंजीनियरिंग किए और तब तक फिर सर्विस में आ गए, अब 3 साल बीए करेंगे, स्नातक करेंगे, तब तो आगे कोई स्नातक लेवल का परीक्षा देंगे। हो सकता है फ्यूचर में 1-2 साल के बाद समाचार सुनने को मिले आप लोगों को, है कि नहीं। जब डिग्री नहीं रहेगी तो व्यक्ति का हाथ बच जाता है, वैसे उलझे हुए हम हैं, समझिएगा। अब क्या कह रहा है इस मामले में, यह प्रश्न उठा कि क्या किसी राज्य या उसके भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति अनुच्छेद 3 में मौजूद है, तो न्यायालय ने कहा साधारण बहुमत द्वारा कतई ऐसा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 3 कह रहा था कि साधारण बहुमत से आप ऐसा कर सकते हैं, मगर जब दूसरे देश को सौंपना हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत आप ऐसा कतई नहीं कर सकते। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना हुआ। और यह मामला किसके तहत आया था, आप कहेंगे वेरुबाड़ी मामला। कौन सा था, वेरुबाड़ी मामला। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए आया, देखिए राज्यों का पुनर्गठन। कुछ लोग क्या करते हैं ना, चच्चर एक लाइन में बता देंगे अनुच्छेद 1, 3, 4 जो है 2, 3, 4 हो गया कंप्लीट संविधान। कैसे कंप्लीट हो गया, हाई सब नीचे कौन पढ़ेगा। राज्यों के गठन से संबंधित तमाम मतलब है, जैसे कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर भी हुआ है। किसके आधार पर, सिर्फ सीमा बांट देंगे नया राज्य नहीं बन जाएगा, उसके लिए भाषा के आधार पर बांटना होगा। अब हिंदी वाले को, तमिल वाले को, मराठी वाले को, सबको मिलाकर के एक राज्य बना दीजिए। हिंदी वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो तमिल वाला गुस्सा आएगा, तमिल वाला बनेगा तो मराठी हिंदी वाले गुस्सा आएंगे। ऐसा विवाद हुआ, जम करके हुआ। इसी में एक रामुल्लू थे, उमरू गए, एकदम मामला फैल गया, आंदोलन हुआ, तब जाकर के तमाम चीजें आई, समझिएगा। जब हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रावधान चल रहा था, उस समय संविधान सभा में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। दक्षिण भारत के लोग कतई मानने को तैयार नहीं थे। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा होगी। अंग्रेजी को हम भी बोलेंगे, हिंदी वाले भी बोलेंगे, बंगालियों बोलेंगे, नेपालियों बोलेंगे, मराठी सब बोलेंगे। किसको, अंग्रेजी को। और ये कह कौन रहा था, दक्षिण भारत के लोग। उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदी को बनाने से हिंदी हम पर जबरन थोपी जा रही है। तो इसको लेकर के हमेशा मतलब आंदोलन, विरोध, तमाम चीजें संविधान में भी चली थी, समझ रहे हैं। तो 1947 की बात है। 1947 में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को लेकर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को, कब, 27 नवंबर 1947, यानी कि आपका जो कह लीजिए स्वतंत्र भारत के 2-4 महीना के बाद, अगस्त में हम स्वतंत्र हुए थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना के बाद वही मामला उठ गया। हुआ क्या, 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एसके धर, कौन, एसके धर, ये नाम आपको बखूबी याद होना चाहिए। एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। क्या की गई, 4 सदस्यों का एक आयोग बना, एक कमेटी बनी। और कमेटी बहुत बढ़िया बात बोली। अब कह लीजिए जैसे होता है ना, पढ़े लिखे शिक्षित गंवारे होते हैं, कभी कभी ये भी होता है
जरूरत से ज्यादा पढ़ा लीजिए ना तो जरूरत से ज्यादा बेवकूफी भी करते हैं। जमीनी स्तर की जानकारी होगी नहीं, आम लोगों की भावना क्या है, आम लोग किस हद तक, आम का मतलब खाने वाला आम नहीं, आम का मतलब कि जो साधारण जनता है। अब ये साधारण जनता किसी मुद्दे को लेकर के कितना गंभीर है, कितना लड़ भिड़ सकती है, ये उनको पता नहीं होता है। ऑफिस में बैठ के चाटते रहते हैं, आप बस किसी सोसाइटी से जुड़े नहीं है। तमाम आपको मिलेंगे हायर लेवल के जो अधिकारी, उनको जमीनी स्तर की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। जैसे आपके 2011 में जो सुरेश तेंदुलकर वाली समिति आई थी, वो कह रहे थे कि एक दिन में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं 27 रुपया में दोनों टाइम का एक व्यक्ति पेट भर खाना खा लेगा। कब? 2011-12 में कहा गया कि दोनों टाइम का जो खाना है, तेल मसाला नून तेल धनिया सब मिला करके अगर सुबह आप खाना बनाएंगे, चावल रोटी दाल सब कुछ मिला करके, तो 13.5 रुपया में तैयार हो जाएगा। ये कह रहे थे तेंदुलकर समिति वाले कि 27 रुपया में एक व्यक्ति दोनों टाइम खाना बना के पेट भर खा सकता है। मुमकिन है? आप खुद से सोचिए कि 27 रुपया में दोनों टाइम, 13.5 रुपया में एक टाइम खा सकते हैं? ये आपके समिति वाले, जिसे ये समिति बनी है, वैसे ही तेंदुलकर समिति बनी थी, वह कह रही थी। वो जो अर्थशास्त्र के पार्ट है ना, उन्हें बाद में लेकर के हम आएंगे। थोड़ा सा जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, समझिएगा। तो ये जो है एसके धर जो न्यायमूर्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक समिति बनी। किसके लिए बनी ये आपको पता होना चाहिए। आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इसके लिए। फिर क्या हुआ? आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 10 दिसंबर 1948, लगभग की 13 महीना बाद, 1 साल के बाद आयोग रिपोर्ट दिया। अब कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि कोनो जरूरत नहीं आज राज्य इस सब के आधार पर बांटने का। भाषा की बजाय प्रशासनिक, यानी कि प्रशासन के तौर पर, क्षेत्रीय भौगोलिक तौर पर कौन नदी कहां से जाते, कौन कहां, नदी के आधार पर बांट दीजिए, जंगल के आधार पर बांट दीजिए, और तो और विकास के आधार पर। कितने राज्य का ज्यादा विकास हुआ है, कितने राज्य का कम विकास हुआ है। इसको अगर कहेंगे ना तो हर व्यक्ति कहेगा कि नहीं ठीक है, इसकी जो सूचनाएं हैं 50% सही है। 50% ठीक है भाई, भौगोलिक आधार पर बांट दीजिए, विकास के आधार पर बांट दीजिए, प्रशासनिक तौर तरीके के आधार पर बांट दीजिए। सब बांट करके आप कुछ नहीं कर सकते जब उसकी भाषा को तवज्जो नहीं देंगे। जिस भाषा को लेकर के वह मुख्यालय में जाएगा, अपनी जो है प्रताड़ना या जो भी प्रताड़ित है वो अपना पेश करेगा। अगर सामने वाला हिंदी भाषी या तेलुगु वाला पहुंच गया, क्या मतलब बताइए वो क्या पेश करेगा, क्या न्याय मांगेगा वो। तो इन सब चीजों को देख करके यही आपका समिति बनी थी। अब ये समिति पूरे तरीके से फेल हो गई। फेल होना ही होना है, क्योंकि आने वाले समय में आंदोलन होंगे। अभी इसके बाद जो चीजें उसको लेकर के हम आते हैं, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। अब आगे की जो चीजें हैं उन पर आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी पीछे हम आपको बताए थे ना कि 1947 में जो एसके धर कमेटी गठित हुई थी, 1948 में दिसंबर में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में कही क्या थी कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर मत कीजिए। किस पर करिए? उसके भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उस पर कर दीजिए, प्रशासनिक तौर तरीके हैं, इन सबको देख करके किसी राज्य का गठन करिए। अब ये बात जो है जनता में फैली, भारत के कई राज्यों में जब ये बात फैली तो ये कौन है आपके जानते हैं? पोट्टी श्री रामल्लू। ये पोट्टी श्री रामल्लू जो है कि आपके क्या किए? अनशन पर बैठ गए। ये अनशन पर बैठ गए, 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। भाई वो आयोग जो था अपना जो है प्रस्तुत किया है कि नहीं, उसके बाद जो दक्षिण भारत के लोग थे उनमें आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी भाषा सब कुछ अलग है, तो हमें भाषा के आधार पर विभाजित करिए। समझ रहे हैं? तो ये अनशन पर रामल्लू बैठे और लगभग 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग को लेकर रामल्लू अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1952 में।
उसके बाद आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लिया। जब ये मर गए, आंदोलन और तेजी से शुरू हो गया। बाद में मजबूरन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो घोषणा किए कि नहीं, जो आंध्र प्रदेश है उसका भाषा के आधार पर ही गठन किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। समझिएगा, 1 अप्रैल 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे भारत का पहला राज्य बना। क्यों बना, इसमें योगदान क्या था? ये रामुल्लू जो थे अनशन पर बैठे, इनकी मृत्यु 56 दिनों के बाद हुई। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर के दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में आंदोलन काफी तेज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जाकर के आपका नेहरू के आदेश से 1 अप्रैल 1953 को आंध्र प्रदेश गठित हुआ। अब धीरे धीरे क्या है ना कि सब राज्य बनते गए, सब राज्य धीरे धीरे बनते गए। उन सब चीजों को जानना जरूरी नहीं है, जानना मेन जरूरी क्या है आपके लिए। देखिए, जो 2022 का जो आंकड़ा है, कुछ राज्य जम्मू कश्मीर लद्दाख में बटा है या जो भी राज्य विभाजित हुए हैं, 2022 के जो आंकड़े हैं ये जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। एक बस जैसे है ना, बस आप कॉलम तैयार कर लीजिए, इधर सीरीज वाइज राज्य लिखेंगे और इधर उसकी स्थापना लिखेंगे। पहले तो 28 राज्य जो भी हैं आप उनको लिख लीजिए, फिर आप 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके जो हैं उन 28 के बाद नीचे 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लिख लीजिए। अब बगल में उनका स्थापना वर्ष, क्योंकि डेट वाइज किस राज्य का जो दिवस है कब मनाया जाता है, या कोई राज्य ऐसा है उसकी स्थापना कब हुई है, कई कई बीच बीच से प्रश्न आते रहते हैं। तो आप यहां पर उनको बढ़िया से लिख लीजिए। आज संविधान के 25 चैप्टर का एक चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हमें 24 चैप्टर और पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है आज आपको पहला चैप्टर बखूबी समझ में आया होगा। ठीक है ना भाई? क्या था, एक बार रिवीजन कर दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्या कर रहे हैं ना कि रिवीजन कर रहे हैं। अनुच्छेद 1 आपसे हम पूछ रहे हैं, आप क्या बताएंगे। फिर अनुच्छेद 2, इसके बारे में आप क्या पढ़े। अनुच्छेद 3, आप इसके बारे में क्या पढ़े। और लास्ट में जो है अनुच्छेद 4, इसके बारे में क्या पढ़े। ये 4 अनुच्छेद हैं। मेरी बात को आप समझे। आप अभी तुरंत कमेंट करके चारों का बताइए, अभी तुरंत बताइए। आप कहेंगे अनुच्छेद 1 है जो भारत के राज्यों का एक संघ होगा। अब किसी भी राज्य को अपने मन में भागने का अधिकार नहीं होगा कि मन करे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, अब मन करे तो कहीं और चले जाए। भारत सभी राज्यों का एक संघ है और इसमें जो भी राज्य हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से अलग होने का अधिकार कतई नहीं है। हम कहते हैं कि अनुच्छेद 3 में संसद क्या करेगी, राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर के साधारण बहुमत के द्वारा किसी राज्य का गठन करेगी। समझ रहे मेरी बात को? अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर साधारण बहुमत के द्वारा। तो एक बात बताइए, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, बिना पन्ना पलटे, बिना नकल किए अपने IQ लेवल को परखिए, गलत या सही जो भी आंसर है तुरंत लिखिए, ताकि पता चले कि आपके याद करने की, क्लास के दौरान समझने की जो कैपेसिटी है कितनी है। अनुच्छेद 4 जो कहता है 3 और 2 का विरोध करता है। अनुच्छेद 4 3 और 2 का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब क्या हुआ, यह कहता है कि अगर हम भारत के किसी राज्य के भूभाग को या भारत की भूमि का थोड़ा सा भी खंड किसी और देश को देंगे तो इस स्थिति में साधारण बहुमत कतई नहीं चलेगा। इसके लिए हमें 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 4 कह रहा है। इस तरह से आपके जो भाग 1 के अनुच्छेद थे पूरे तरीके से एक एक डाटा आपका कंप्लीट हुआ। वनडे एग्जाम के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। और आप देखे होंगे यूट्यूब पर, मतलब इतना भी विस्तार से कोई नहीं पढ़ाता। आप ये चीज समझ सकते हैं, ना यकीन हो तो आप सर्च करके कहीं पढ़ के देखिएगा, ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में जो है ना शेयर वेयर करते रहिए।